वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है प्री पीएचडी का वो है प्लैगरिज्म। ठीक है, तो प्लैगरिज्म सुना बहुत होगा आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग अब रिसर्च के एरिया में आ गए हो और बीई एमए से ही रिसर्च करते हो। एथिक्स पढ़े हैं हमने, कॉपीराइट्स पढ़े हैं। उनके बारे में डिटेल में जानने के लिए हमें प्लैगरिज्म को जानना बहुत ज़रूरी है। प्लैगरिज्म क्या होता है? तो इससे पहले जानिए कि ये एक लैटिन वर्ड है जो कि प्लैगरस से बना है। इसका मतलब होता है किडनैप कर लेना। किसी को आपने उसे बिना बताए किडनैप कर लिया, हानि पहुंचाई, हार्म पहुंचाया। तो प्लैगियरिज्म मीन्स स्टीलिंग और कॉपीइंग another's वर्क एंड रिप्रेजेंटिंग इट एज ओन वर्क। ठीक है, आपने किसी के वर्क को चुरा लिया, कॉपी कर लिया, बिना उसे बताए और रिप्रेजेंट किया कि जैसे कि वो आपका वर्क है। बचपन में जब ऐसी चीज़ें होती थी कि फ्रेंड्स आपकी कोई चीज़ ले लेती थी या घर में भाई बहन कोई चीज़ ले लेते थे और उसको अपना बताते थे, तो बहुत गुस्सा आती थी, है ना? तो वैसे ही जब हम थोड़ा सा ग्रो करने लगते हैं एकेडमिक एरिया में और जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और उस काम को कोई और पर्सन चुरा ले और उसको रिप्रेजेंट करे कि वो उसका काम है, तो ये प्लैगरिज्म की कैटेगरी में आता है। एक सीरियस ऑफेंस है। इंटरनेट या जहाँ पे भी चीज़ें अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको पता ही है आजकल गूगल पे एक सर्च पे क्लिक करिए तो लॉट्स ऑफ मटेरियल हमें अवेलेबल हो जाता है। हम डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो टेक्स्ट हैं, ऑडियो है, वीडियो हैं, हर चीज़ फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन the availability of anything and everything on the internet has made our lives easier। ठीक है, इस अवेलेबिलिटी ने हमारी लाइफ को इजी तो किया है, but people make misuse of this advantage of the internet by representing others work as their own for fame, for academic benefits, for money, for personal interest। ठीक है, लेकिन ये जो एडवांटेज हमें मिला है गूगल बाबा से, उस एडवांटेज को लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो उस फ्री ऑफ कॉस्ट में जो अवेलेबल है वर्क, किसी और की मेहनत, एकेडमिक मेहनत, उसको लोग क्या कर रहे हैं, अपने नेम फेम के लिए अपना बता रहे हैं। एकेडमिक बेनिफिट्स, प्रमोशंस पाने के लिए लोग अपना बता रहे हैं कि हाँ ये काम मैंने किया है। ठीक है, या मनी बनाने के लिए भी लोग उस काम को अपना बता रहे हैं। खुद के कुछ और पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो प्लेगरिज्म इज मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन एकेडमिक एंड रिसर्च। ठीक है, आपको स्पेशली क्योंकि अब आप रिसर्च के एरिया में धीमे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हो, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्लेगरिज्म और प्लेगरिज्म कब हो जाता है। कई बार इंटेंशनल हो जाता है, कई बार अनइंटेंशनल भी हो जाता है, गलती से बाय मिस्टेकन हो जाता है। तो इसका नेचर हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ऑन द इंटरनेट वी हैव ऑल काइंड ऑफ लिटरेरी आर्टिकल्स, है ना? आप इससे एग्री करते होंगे कि इंटरनेट पे लिटरेरी आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, एजुकेशनल कंटेंट अवेलेबल है, रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, ई बुक्स अवेलेबल हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। दीज फैसिलिटेट्स एवरीवन एंड असिस्ट देम इन गेनिंग नॉलेज एंड बिकमिंग लिटरेट। ठीक है, ये हमें नॉलेज तो दे ही रहे हैं, हमें लिटरेट भी बना रहे हैं डे बाय डे। Earlier, when there were no internet, people either had to visit libraries when they wanted to study or know anything or had to purchase expensive books। ठीक है, अभी तो मेरे टाइम पे भी इतना नहीं था जितना कि मेरी टीचर्स के टाइम पे था, मेरे सुपरवाइजर्स के टाइम पे था। ठीक है, हमारी जो कन्वीनर मैम है उनके टाइम पे था कि उन लोगों को विज़िट करनी पड़ती थी लाइब्रेरी। ठीक है, एक्सपेंसिव बुक्स खरीदनी पड़ती थी, पर आज हमारे टाइम में इतना नहीं है। अगर हम बुक्स खरीदने के कहते भी हैं बच्चों को, तो बच्चे क्या कहते हैं, मैम हमने नेट से डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, क्योंकि अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि अब हम उस बुक को अपने नाम से पब्लिश करा लें, है ना? बट नाउ वी जस्ट टाइप द टॉपिक इन आवर ब्राउज़र एंड वी गेट थाउजेंड ऑफ सर्च रिजल्ट। हम एक बुक बताते हैं, आप थाउजेंड बुक्स निकाल सकते हो। एज अ रिजल्ट सम पीपल यूज दीज आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, एजुकेशनल कंटेंट, ई बुक इन एडवर्स मैनर। ठीक है, कई लोग इसको एडवर्स मैनर में यूज़ करते हैं। तो अब जानिए व्हाट इज़ प्लैगियरिज्म। प्लैगियरिज्म मीन्स the the appropriation of another person's ideas। ठीक है, ideas, processes, result और words
विदाउट गिविंग एप्रोप्रिएट क्रेडिट। ठीक है, मतलब आपने किसी और के आइडिया को, उसकी प्रोसेस को, उसकी थिंकिंग को, उसकी रिजल्ट को, उसकी वर्ड्स को, उसको क्रेडिट दिए बिना ही यूज़ कर लिया। अब एप्रोप्रिएशन यहाँ क्या मतलब है? मीन्स यूजिंग और टेकिंग समथिंग दैट इज़ नॉट योर। ठीक है, जो आपका नहीं था वो आपने ले लिया, दैट इज़ नॉट राइट, एथिकली मॉरली नहीं राइट है ना। तो प्लैगियरिज्म इज स्टीलिंग बाय यूजिंग अनदर पर्सन्स वर्ड और आइडियाज। ठीक है, मतलब कि आप किसी और इंसान के वर्ड्स को और आइडियाज को चुरा रहे हैं। Plagiarism is academically dishonest because students, scholars, and faculty members are expected to do their own work. ठीक है, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने खुद के काम को करेंगे और कहीं से भी डिसऑनेस्टी नहीं दिखाएंगे। द टर्म्स डेफिनेशन जो भी बताई थी उसमें क्या यूज़ हुआ था? आइडियाज़ हैं, प्रोसेसेस हैं, रिजल्ट हैं और वर्ड्स रिफर टू अनदर पर्सन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो दूसरे के आइडिया हैं, प्रोसेस हैं, दूसरे का, दूसरे की थिंकिंग है, दूसरे की रिजल्ट है, दूसरे का वर्ड है। मतलब कि प्लेगराइजर्स यूज और टेक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उन्होंने क्या किया? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुरा ली, है ना। अदर थीव्स यूज और टेक फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज मनी, कंप्यूटर, थिंग्स। दूसरे जो चोर होते हैं वो क्या करते हैं? घर में घुस के चोरी करते हैं, सामान ले जाते हैं, रुपया पैसा जेवरात टूटते हैं। पर ये जो प्लेगराइजर्स नाम के चोर होते हैं वो आपके कंटेंट को, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी को चुरा लेते हैं जिसको आप प्रेजेंट कर चुके हो। फिर है प्लेगरिज्म मीन्स टेकिंग और यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन और गिविंग क्रेडिट। ठीक है, वो कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपके वर्ड से, आइडियाज से, प्रोसेस से या रिजल्ट से रिलेटेड है, विदाउट आपकी परमिशन के और विदाउट आपको दिए क्रेडिट दिए बिना, दैट इज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्लेगरिज्म। जैसे कि वर्ड है, किसी ने आपके वर्ड को कॉपी कर लिया, मोर देन 4 to 6 कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स हैं, रीअरेंज करके फ्रेज किया है उसको, या पैराफ्रेजिंग अपनाई है, दैट इज प्लेगरिज्म। आइडियाज हैं, यूजिंग ओरिजिनल इंफॉर्मेशन लर्न फ्रॉम कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंशियल रिव्यूज। आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए हैं, सेमिनार्स में गए हैं, वहाँ पे आपने नए नए आइडियाज़ सुने कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं और आप आए, आपने उन आइडियाज़ को अपना कह के प्रेजेंट किया, दैट इज़ ऑल्सो अ प्लेगरिज्म। प्रोसेसेस adopting or using research methods described by another investigator, especially when the research method is not common knowledge। ठीक है, आपने दूसरे की मेथड को, स्ट्रेटजीज को, टेक्निक्स को डिस्क्राइब किया अपना कह के, दैट इज़ ऑल्सो अ प्लेगरिज्म। रिजल्ट जो भी फाइंडिंग्स आई हैं, यूजिंग और रिपोर्टिंग डेटा, फिगर्स, टेबल्स दैट रिप्रेजेंट अनदर इन्वेस्टिगेटर्स रिसर्च रिजल्ट। जब भी आपका पीएचडी का सबमिशन होगा, प्री पीएचडी सबमिशन होगा, थीसिस का या प्रेजेंटेशन होगा, उसमें कई बार हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों से डेटा नहीं करवाएं, प्रेजेंट नहीं करवाएं बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्यों? इसका एक मेन रीज़न होता है कि डेटा चोरी होता है, लोग वहाँ स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, पिक क्लिक करते हैं, तो डेटा चोरी होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए भी जो ये कैटेगरी है जिसमें आपके रिजल्ट और फाइंडिंग्स, आपकी इतनी सालों की मेहनत चुरा ली जाए और आपसे पहले पब्लिश कर दिया जाए, तो वो तो बेकार हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये भी प्लेगरिज्म के अंदर आता है। फिर है गिविंग एप्रोप्रिएट क्रेडिट। का मतलब क्या है? प्रोवाइडिंग द नेम ऑफ द ओरिजिनल ऑथर, आर्टिस्ट, रिसर्चर और स्कॉलर, जिसका भी आइडिया है। ठीक है, आप उसका प्रॉपर नेम लिखें, ओरिजिनल नेम लिखें, ये नहीं कि निक नेम डाल दिया, ओरिजिनल नेम लिखें। उस आर्टिस्ट का है, कोई साउंड है, कोई रिदम है ना, तो उसका, उस आर्टिस्ट का नाम लिखें, रिसर्चर का नाम लिखें, या कोई स्कॉलर है तो उसका नाम लिखें। प्रोवाइडिंग सफिशिएंट पब्लिकेशन डेटा दैट अनदर पर्सन कैन फाइंड द ओरिजिनल सोर्स। ठीक है, इतना डेटा प्रोवाइड कर दें कि जो भी आपके पेपर को पढ़ रहा है वो उस आर्टिकल में जो भी साइटेशंस दिए हैं उस साइटेशंस के थ्रू ओरिजिनल सोर्स तक पहुंच सके। यूजिंग कोटेशन सिंबल टू इंडिकेट डायरेक्ट कट। ठीक है, अगर आप कोटेशन सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो उसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं आप। इज दिस प्लेगरिज्म?
अब जो भी 6 स्लाइड्स आएँगी आगे, तो उसमें आप बताइएगा कि क्या ये प्लेगरिज़्म है? Read information on the slides. Listen to variation of the situation described by the presenter. Determine whether plagiarism occurred. Discuss uncertainties with your mentor. ठीक है, आगे आप डिस्कस भी कर सकते हो या मेरे से भी डिस्कस कर सकते हो। पहली सिचुएशन है, यू आर अ मेंबर ऑफ द ऑडियंस वेयर रिसर्च रिजल्ट आर presented. You use described by one of the speakers in the design of your next research project. तो ये प्लेगरिज्म है। You are a member of the audience where research results are presented. You use idea described by one of the speaker in the design of your next research project. है ना? फिर you are reading a journal, article, chapter or book. You paraphrase passage of text from the material you have been reading in the literature review of manuscript you are writing. Is this plagiarism? Next, you are reviewing a submitted manuscript. You decide to use novel research methods described in that manuscript to enhance your own research. Is that plagiarism? दिमाग लगाइएगा. You are doing research using the internet. You choose to use ideas from a website in the design of your next research project and also use some quotes from the website in your literature review. You are writing a paper in English and your native language is Marathi, ठीक है, या मराठी या फ्रेंच है, या आपके पास कोई भी पेपर ही आया रिव्यू करने के लिए तो वो अलग लैंग्वेज में है. So when writing a review of literature, you use another author's exact word because you are not confident about paraphrasing or synthesizing the ideas into your own words in English. Then it is this plagiarism? Of course. You are writing a manuscript for publication that is based upon your own previous research. You decide to include some exact text from one of your earlier manuscript in the new paper. Is this plagiarism? Yes, self-plagiarism. So, after this, plagiarism can be intentional or unintentional. We should have the knowledge of what can be called plagiarized content and what not. ठीक है, हमें पता होना चाहिए किस को क्या कंटेंट प्लेगराइज है और क्या नहीं है. और मैंने बताया था आपको शुरुआत में भी कि इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है. Following are the key points to understand what can be called as plagiarism. ठीक है, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या प्लेगरिज्म है. If we use another person's work under our name, हमने अपना नाम यूज़ किया, बनाया तुम लोगों ने था, तो ये प्लेगरिज्म है, हम प्लेगराइजर हो जाएंगे. If we copy others' ideas and words and don't give them credit, ठीक है, हमने आपके काम को यूज़ कर लिया तो क्रेडिट नहीं दिया, then this is also a plagiarism. If we download copyrighted images or music and present them as our own, हमने कोई भी ऐसी इमेज या कोई भी काम जो कॉपीराइटेड था उसको डाउनलोड किया और अपने काम का बता के कि हमने किया है, यूज़ किया, तो ये भी प्लेगरिज्म है. If we copy maximum words and modify them so that we can cleverly use them under our own name, अगर हमने क्या किया है, वर्ड्स यूज़ किए हैं, मैक्सिमम वर्ड यूज़ किए हैं, उनको मॉडिफाई कर दिया है, सिनोनिम्स यूज़ कर दिए हैं और उसका अपना नाम बता रहे हैं, then that is also a plagiarism. If we use someone else copyrighted music or video for our own music cover और video, भाई म्यूज़िक वीडियोज़ में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, साउंड ट्रैक चुरा लिया, रिदम चुरा ली, है ना, तो वो भी प्लेगरिज्म की कैटेगरी में आता है. If we recreated an image, video, music, article in such a manner that is quite similar to the original one, जो ओरिजिनल मॉडल था उसमें हमने चेंजेस किए और थोड़ी बहुत चेंजेस करने के बाद हमने अपना बताया उसको, दैट इज़ ऑल्सो अ प्लेगरिज्म. अब टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म की बात करें तो थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी. बहुत सारे टाइप्स हैं प्लेगरिज्म के, पर जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ प्लेगरिज्म.
ठीक है। सेल्फ प्लेगरिज्म ऑल्सो नोन एज ऑटो प्लेगरिज्म, जो अपने आप हो रहा है, इज अ फॉर्म ऑफ प्लेगरिज्म दैट अकर्स व्हेन वन रीयूज देयर ओन वर्क दैट वाज पब्लिश्ड एल्सवेयर। मैंने एक आर्टिकल पब्लिश करा लिया है, अब उसको मैं क्या कर रही हूँ, उसी का यूज़ कर रही हूँ, उसके 2-3 पैरा को दूसरे आर्टिकल में। दैन दिस इज अ प्लेगरिज्म, सेल्फ प्लेगरिज्म। अ स्टूडेंट may copy a portion of an essay they wrote for one class and use it in an essay for another class, although it is their own work. It was repurposed without credit to the original essay or class. मतलब कि अगर मैं यूज़ भी कर रही हूँ तो मुझे ओरिजिनल जो पेपर था उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, वरना ये सेल्फ प्लेगरिज्म की कैटेगरी में आएगा। देन है म्यूजिक प्लेगरिज्म या पैचवर्क प्लेगरिज्म इज अनदर टाइप ऑफ प्लेगरिज्म। कब ये अकर होता है, कॉपीज अ क्वेट फ्रॉम अनदर सोर्स बट डज नॉट यूज कोटेशन मार्क। हमने कॉपी तो कर लिया किसी का वर्क, पर हमने कोटेशन मार्क यूज नहीं किया। कॉपीज द ओरिजिनल सोर्सेस स्ट्रक्चर, ठीक है, बट रिप्लेस ऑल वर्ड फ्रेज विद सिनोनिम्स। हमने क्या किया, कॉपी किया ओरिजिनल मटेरियल को और उसके जितने भी वर्ड्स थे वहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ कर दिए क्लेवरली, है ना। तो ये क्या हुआ, पैचेस हमने जोड़ दिए, तो इसलिए इसे पैच वर्क प्लेगरिज्म कहते हैं। फिर है एंटवाइंस देयर ओन वर्ड्स विद अनदर राइटर्स वर्ड्स विदाउट प्रॉपर साइटेशन। हमने यूज़ किया उनके वर्ड्स को, पर उनको प्रॉपर साइटेशन नहीं दिया, ठीक है। बीच बीच में यूज़ किया पर प्रॉपर साइटेशन नहीं दिया, सिर्फ एक छोटा सा नाम रवि लिख के छोड़ दिया। दैट इज द म्यूजिक प्लेगरिज्म। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म क्या होता है, जस्ट बाय एन एक्सीडेंट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ प्लेगरिज्म अकर्स वन व्हेन द राइटर अनइंटेंशनली मिसेस अ साइटेशन। भूल से भूल गया वो, या फॉरगेट टू यूज कोटेशन मार्क और टू पैराफ्रेज टेक्स्ट इन अ वे दैट्स मच टू सिमिलर टू द सोर्स मटेरियल, ठीक है। उसने क्या किया, वो क्रेडिट देना भूल गया। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्लेगरिज्म आर द सेम वेदर इट्स एक्सीडेंटल और अदरवाइज। This is why it's important to double check all of your work or run it through a plagiarism checker, ठीक है। तभी कहते हैं कि आप डबल चेक कर लीजिए अपने किसी भी एकेडमिक मटेरियल को पब्लिश कराने से पहले या कहीं सबमिट करने से पहले। वर्बैटम प्लेगरिज्म। वर्बैटम प्लेगरिज्म or direct plagiarism is another form of plagiarism that occurs when the writer copies and pastes text from the original source into their essay, ठीक है। उसने क्या किया, वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लिया चीज़ों को। दिस इज व्हाट मोस्ट पीपल थिंक ऑफ व्हेन दे थिंक ऑफ प्लेगरिज्म, ठीक है। एन एग्जैक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ समवन्स एल्स वर्क विदाउट अ साइटेशन और इवन कोटेशन मार्क्स, ठीक है। दैट इज द वर्बैटम प्लेगरिज्म। नाउ पैराफ्रेजिंग, कहते हैं ना पैराफ्रेज करो। पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म अकर्स व्हेन अ राइटर paraphrases someone else's work and passes the idea off as their own, meaning they do not properly cite where the paraphrased material originated from, ठीक है। उसने दूसरे का मटेरियल लिया और उसको रिफ्रेम करके अपने वर्ड्स में प्रेजेंट कर दिया, लेकिन ओरिजिनल मटेरियल को क्रेडिट भी नहीं दिया। दिस इज सिमिलर टू म्यूजिक प्लेगरिज्म, हाउएवर paraphrasing plagiarism often deals with one small section of a larger work, ठीक है। एक बहुत बड़े काम के छोटे से पोर्शन से मिलता जुलता है बस ये। देन है aggregate plagiarism. Aggregate plagiarism is another example of plagiarism that occurs when one copies and pastes an entire body of work and includes a citation. आपने कॉपी पेस्ट किया और citation दे दिया, लेकिन that is also a plagiarism. आपको उसको अच्छे से, भाई आपने ओरिजिनल मटेरियल पढ़ा, इससे बचने का तरीका यही है, ओरिजिनल मटेरियल पढ़ा फिर चीज़ों को अपने मन से लिखा उस मटेरियल को बंद करके। Complete plagiarism, similar to both direct and aggregate plagiarism. Complete plagiarism occurs when one copies an entire body of work, word for word या word to word and does not give credit to the original source. मतलब आपने original source को credit ही नहीं दिया, पूरा का पूरा copy paste कर दिया, तो ये क्या है, complete plagiarism. Source based plagiarism. Source based plagiarism is a type of plagiarism that occurs when a writer cites a source incorrectly, ठीक है। आपने क्रेडिट देना चाहा
पर ये क्या हुआ अनइंटेंशनली कि आपने गलत लिख दिया सोर्स, तो इंसान जो ओरिजिनल सोर्स था उस तक पहुंच नहीं पाएगा। तो ये भी एक टाइप का प्लेगरिज्म है। प्लेगरिज्म इन रिसर्च, प्लेगरिज्म इज स्पेशली डिफाइंड इज अ फॉर्म ऑफ रिसर्च मिसकंडक्ट। इसको हम कहते हैं रिसर्च मिसकंडक्ट है, ठीक है। और इसके लिए कई सारे लॉज भी बनाए गए हैं। अब मिसकंडक्ट का मीनिंग क्या है? फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन और प्लेगरिज्म or any other practice that seriously deviates from practices commonly accepted in the discipline or in the academic and research communities. Generally, in proposing, performing, reviewing or reporting research and creative activities. भाई जितनी भी चीज़ें हैं, किसी आर्टिकल को प्रपोज करना, परफॉर्म करना, रिव्यू करना, रिपोर्ट करना, ठीक है, या क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करना, उसमें हम चाहते हैं हमारा जो ओरिजिनल हार्ड वर्क है वो सामने आए, ठीक है। और यही चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हम अपने ओरिजिनल काम को प्रेजेंट करते हैं। पर यहीं पे अगर कोई मिसकंडक्ट कर दे, हमारी चीज़ों को फैब्रिकेट करे, फॉल्सिफिकेशन ले आए वहाँ पे, तो ये एक मिसकंडक्ट कहलाएगा रिसर्च में। ये रिसर्च की एथिक्स के खिलाफ है, ठीक है। अब देख सकते हो आप लोग कि कितना फॉल्सिफिकेशन, कितना फैब्रिकेशन और कितना प्लेगरिज्म होता है, परसेंटेज में लिखा है। वाई इज प्लेगरिज्म अनएथिकल? इसको क्यों अनएथिकल कहा गया है? वाई, व्हाट इज द रीजन, ठीक है, क्यों इतना ज़्यादा इसको वेटेज दिया जा रहा है? प्लेगरिज्म इज अनएथिकल बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग समवंस अदर वर्क एज अवर ओन विदाउट गिविंग दैम द राइट टू। In the real world, if someone else takes our things without our permission, then we call that person a thief. यही होता है ना, कोई हमसे बिना पूछे हमारी चीज़ों को उठा ले, चुरा ले, देन हम तो उसको चोर कहते हैं। फिर हमारे आइडियाज़ को कोई चुरा लेगा तो हम क्यों नहीं कहेंगे उसको फिर, ठीक है। दूसरा है प्लेगरिज्म अफेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ एकेडमिक्स। आपकी इंटीग्रिटी पे, आप एकेडमिक्स की एकेडमिशियन है उसकी इंटीग्रिटी पे एक प्रहार है ये। रिसर्चर्स आर गिवन द डिग्री ऑफ पीएचडी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसर्च वर्क। स्टूडेंट्स आर गिवन ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू देयर होमवर्क। भाई आपके काम के आधार पे आपको ग्रेड्स दिया जाता है। जिस तरीके से आपके हमारे काम के आधार पे हमें सैलरी मिलती है, वैसे ही एक रिसर्चर की काम के आधार पे उसे पीएचडी डिग्री मिल रही है, एक स्टूडेंट को उसके काम के आधार पे ग्रेड्स मिल रहे हैं, ठीक है। इफ़ वी विल बी प्रैक्टिसिंग प्लेगरिज्म वी विल नॉट बी गेनिंग एनी नॉलेज, ठीक है। अगर हम प्लेगरिज्म प्रैक्टिस करेंगे बिना, तो हम किसी भी तरीके का कोई भी नॉलेज नहीं गेन कर पाएंगे, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, एक निगेटिविटी सीख रहे हैं, दूसरों को भी माल प्रैक्टिस करना सिखा रहे हैं। हम किसी भी तरीके का प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, क्रिएटिव काम नहीं कर रहे हैं। If we use the plagiarized content for our personal benefits, such as monetary gains, fame, then it is unethical because we are being benefited for what we actually have not done, ठीक है। हम उस चीज़ के लिए बेनिफिट हो रहे हैं जो हमने नहीं किया, और हम उस इंसान को पनिशमेंट दे रहे हैं एक तरीके से जिसने वो ओरिजिनल काम किया था, उसको क्रेडिट नहीं गया, हमें चले गया, तो ये अनएथिकल तो है ही। आप हम प्लेगरिज्म को कैसे हटा सकते हैं? भाई हमने नहीं किया प्लेगरिज्म, हमने इंटेंशनली कुछ भी नहीं किया। अब हम इस अनइंटेंशनल जो है उसको कैसे कर सकते हैं कि भाई अनइंटेंशनली अगर हमसे हो रहा है, हम इसको चेक करना चाहते हैं, तो प्लेगरिज्म चेकर्स आते हैं बेटा बहुत सारे, ठीक है। डिटेक्ट करने के लिए प्लेगरिज्म को पहले तो रीडर्स और रिव्यूवर्स जो हैं, ठीक है, रीड करना चाहिए, रिव्यूअर्स को दिखाना चाहिए, रेफरेंसेस नोट डाउन करने चाहिए। गूगल पे आप 4 से 6 वर्ड्स डाल के देख सकते हैं, कहीं ये सब चीज़ें अवेलेबल तो नहीं थी जो मैंने लिखी हैं। प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, इसमें जो लिखे हैं वो तो कॉमन से सॉफ्टवेयर है, पर अभी मैं आपको बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर बता रही हूँ जो आपकी पीएचडी में, अभी आपका जो पीएचडी सिनॉप्सिस बनाओगे उस पर भी चेक होगा। ये मेरी एक स्टूडेंट है हर्षिका सिंह, उसका ये रिपोर्ट है सिनॉप्सिस का। इस वो मैंने इस वेबसाइट पे डाल के, ये अभी ड्रिल बिट हमारे कानपुर यूनिवर्सिटी में चल रहा है। इसमें देखिए 5% सिमिलैरिटी आई थी और ए ग्रेड इसको मिला था। अगर इसका जो मैचिंग है 11 से 40% की आता तो इसको बी ग्रेड मिलता। ऐसे ही पुअर पे 41 से 60% है। ऐसे इसमें यहाँ पे ग्रेड्स और परसेंटेज दिए गए हैं, सिमिलैरिटी इंडेक्स दी जाती है कि आपने कितना सिमिलर डेटा लिया है, और यहाँ पे आपका टोटल और किस आईडी से जमा है, आपके सुपरवाइज़र की आईडी से जमा होता है, आपका टॉपिक होता है ऊपर।
ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ड्रिल बिट सॉफ्टवेयर है जिसकी वेबसाइट ऊपर दे रखी है मैंने। अब टर्निटिन सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। अब इसमें ये एक और मेरे एक स्टूडेंट की रिपोर्ट है डिसर्टेशन की जिसमें 22% आया था प्लैगियरिज्म उसका, ठीक है। भाई बीए एमए का बच्चा है तो 22% आया उसका। इसमें आप देख रहे हैं, पता चल रहा है हर वेबसाइट से उसने कितना कितना पार्ट लिया था, ठीक है। ये मैंने उसका पूरा इंट्रोडक्शन और रिव्यू डाल दिया था, बल्कि हमें रिव्यू हटा के ही प्लैगियरिज्म चेक करना चाहिए मोस्टली, ठीक है। तो ये इसने और क्लैरिटी दी है कहाँ पे कितना कितना आ रहा है। सिमिलैरिटी इंडेक्स 22% आ रही, 90% उसने इंटरनेट से उठाया, 6% उसने पब्लिकेशन से उठाया, 6% उसने स्टूडेंट कि किसी पेपर से उठाया, ठीक है। नेक्स्ट है उरकुंड। उरकुंड भी एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इस पे जब आपको कोई भी बहुत बड़ी जर्नल में, जैसे स्कूपस हो गया, टर्निटिन हो स्कूपस हो गया, राउटलेज हो गया, बैंथम हो गया, इन सब जगहों पे पेपर पब्लिश कराना होता है तो आप उरकुंड पे या टर्निटिन पे करा सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी कमियां पता चल जाएंगी, उसको आप वो करिए, हटा दीजिए वहाँ से। आपको उन जर्नल्स में अपनी प्लेगरिज्म रिपोर्ट भी भेजनी पड़ती है। तो मैंने भी अपना एक पेपर पब्लिश कराया था जिसमें मैंने अपने बहुत सारे पेपर पब्लिश कराए जिससे मुझे टर्निटिन और इसका यूज़ करना पड़ा, उरकुन का। पर टर्निटिन बेसिकली बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है। तो मेरे पास उरकुन का फ्री ट्रायल था तो मैंने उरकुन यूज़ किया। और आप देख सकते हैं कि ये जो इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल ऑन एनवायरमेंटल पे मैंने एक पेपर लिखा था। और जो ये बुक है राउटलेस के थ्रू स्कूपर्स में पब्लिश्ड है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट पे। और इसमें मेरा सेकंड चैप्टर पब्लिश हुआ था, पर प्रॉपर इन्होंने चेकिंग की थी इसकी। फिर है हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं प्लैगियरिज्म को। बहुत सारे वेज हैं कि हम इंसान को प्रॉपर क्रेडिट दे दें, कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है, पैचिंग ना करें, ठीक है, ऑनलाइन प्लैगियरिज्म चेकर टूल्स अपनाएं, रेफरेंस प्रॉपरली कोड करें, ठीक है, सोर्सेज गलत ना करें, कहीं से कोई इमेज उठा रहे हैं तो उसको भी प्रॉपर साइट करें। पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर हम प्लैगियरिज्म करते हैं तो स्कॉलरली रेपुटेशन डिक्रीज़ हो जाती है, आपका खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट डिक्रीज़ होगा, आपके ग्रेड्स डिक्रीज़ हो जाएंगे, आपकी डिसर्टेशन एक्सेप्टेड नहीं होंगे, ठीक है। आपका यूनिवर्सिटी आपको डिग्री नहीं देगा, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको बाहर निकाल देंगे, आप जॉब से निकाले जा सकते हैं। तो ये एथिक्स है कि भई अगर आपने ऐसा-ऐसा किया तो ये नेगेटिव या एडवर्स इफ़ेक्ट आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ये लॉज़ मैंने दे रखे हैं, जो लॉज़ बनाए गए हैं प्लैगियरिज्म के अगेंस्ट। इन सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957, ऑथर्स हैव द राइट टू क्लेम ऑथरशिप ऑफ देयर ओन वर्क अमंग देयर थिंग्स, ठीक है। आप इस सेक्शन के तहत अपने वर्क को कॉपीराइट कर सकते हो, ठीक है। इसको करने की वजह से फिर आपका कॉपीराइट आपने कर लिया किसी मटेरियल को तो फिर कोई प्लैगियरिज्म नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई यूज़ भी कर रहा है तो ज़िंदगी भर आप क्लेम करोगे कि भाई ये तो मेरा है, और उसको एडवर्स आउटकम झेलने पड़ सकते हैं सामने वाले को, ठीक है। ऐसे ही यूजीसी ने भी इसको सीरियस क्राइम माना है। अब वेज क्या हो सकते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एकेडमिक मटेरियल। तो भाई मैंने भी अपनी रिसर्च एरिया में सीखा कि अपने मटेरियल को, आपका इतना ही इम्पोर्टेंट मटेरियल है तो आप कॉपीराइट ले लो, ठीक है। कॉपीराइट इज़ अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, या आपने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, जैसे आप मनी को लॉकर में रखते हो वैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एक प्रोटेक्शन दे दो, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट और पेटेंट। इन शॉर्ट इट लिमिट्स हु कैन कॉपी एंड रीडिस्ट्रीब्यूट योर कंटेंट, ठीक है। आप ही जिसको अलाउ करोगे वही आपका यूज़ कर सकता है इस कॉपीराइट मटेरियल का। दिस इज द टाइप ऑफ लीगल प्रोटेक्शन कॉमनली यूज फॉर बुक्स, मूवीज एंड अदर मीडिया, बट इट अप्लाइज टू योर वेबसाइट एज वेल, ठीक है। अब कॉपीराइट ये है, आप जब कॉपीराइट कराते हो इस वेबसाइट पे जाके तो उसकी अच्छे से चेकिंग होती है, वो पब्लिक के लिए बहुत टाइम तक ओपन रहता है, उस पे जितने क्लेम्स आते हैं आपको उसको फेस करना पड़ता है। फिर जब आप इन सब चीज़ों से फ्री हो जाते हो तो इस तरह का सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। ये मेरा एक कॉपीराइट सर्टिफिकेट है, जो मैंने अभी रिसेंटली कराया है। देन पेटेंट, अ पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट granted for an invention which is a product or process that provides in general a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem. To get a patent, technical information about the invention must be disclosed to the public in a patent application,
ठीक है? पेटेंट कराने के लिए भाई आपने पेटेंट किसका कराएँगे? कोई नया इन्वेंशन होगा, कोई नया मेथड होगा, कोई नई थ्योरी होगी, आपने कुछ नया किया, कुछ नोवेल किया, कुछ यूनिक किया, ठीक है? तो फिर आप अप्लाई करोगे और फिर उस पे भी क्लेम्स इनवाइट किए जाते हैं और जब क्लेम्स आते हैं तो आपको उनको भी फेस करना पड़ता है, जैसे कोर्ट में फेस करना पड़ता है कि आपके खिलाफ इतने-इतने क्लेम्स आए हैं। आप इसको कैसे कैसे जस्टिफ़ाई कर रहे हो? तो वैसे भी पेटेंट में भी आपको जस्टिफ़ाई करना पड़ता है। स्टेज 1 स्टेज 2 होती है इसमें। जब पेटेंट ग्रांटेड हो जाता है तो वो पब्लिश हो जाता है इस तरीके से। मैंने भी अपना पेटेंट कराया तो वो इस तरीके से पब्लिश है। ये किप्स कम्युनिकेशन रिप्रोडक्टिव मॉडल है। तो वो ये सभी सरकार के थ्रू ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये था पूरा प्लेगरिज्म, कॉपीराइट, पेटेंट इन सब चीज़ों के बारे में। तो आपको अपनी एकेडमिक इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप इन एथिक्स को, इन मोरल्स को फ़ॉलो करें बेटा और प्लेगरिज्म ना करें, ठीक है? और इससे बचने के लिए कैसे बचा जा सकता है वो सॉफ्टवेयर भी मैंने आपको बता दिए हैं। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।